हेलो क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। लंबे समय अंतराल के बाद आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी क्लास के साथ। आज हम लेकर आए हैं फरवरी मंथ की गगन में सागर वाली सीरीज, जो सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें सभी सब्जेक्ट का जिस्ट होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का या फिर एसआई का एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। लंबे समय अंतराल के बाद हम ये क्लास लेने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन सा आएगा। पहले सब जूम कर लेते हैं, सबसे पहले से जूम करेंगे। ठीक है, इतना जूम है, मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। थोड़ा पेन की थिकनेस कम करेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। क्या है? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, ज़्यादा ही हो, सॉरी, इसके एक मिनट। ओके, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कौन सा शिलाश्रय है जिसमें सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं? ठीक है, कौन सा वो शिलाश्रय होगा? ठीक है, वो है, कौन सा है वो? लेखैया। ठीक है, लेखैया शिलालेख है, शिलाश्रय है जिससे सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ पे है, तो आप जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है लेखैया। मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है ये, और विंध्य रेंज की कैमूर पहाड़ियों की श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कौन सा? लेखैया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप गार्डन चाइल्ड्स एवं रखालदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? ठीक है, कौन से थे? अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अकॉर्डिंग आर्य थे, गार्डन चाइल्ड के अकॉर्डिंग सुमेरियन थे, और रखालदास बनर्जी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो द्रविड़ थे। ठीक है, क्या थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, गार्डन चाइल्ड्स एवं रखालदास बनर्जी के अनुसार देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य थे, सुमेरियन थे, और कौन थे? द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, मार्शल मैके, आरएल स्टीन, स्टुअर्ट पिक्ट और KUR केनेडी में से किसने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण माना है? ठीक है, किसने माना है? आरएल स्टीन ने। किसने माना है? आरएल स्टीन ने। ठीक है, देखेंगे मार्शल मैके, आरएल स्टीन, स्टुअर्ट पिक्ट और KUR केनेडी में से जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का जो विनाश माना है वो आरएल स्टीन ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, गार्डन चाइल्ड और गाइल्स आदि विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास माना है। कहाँ माना है? देखेंगे मध्य एशिया। ठीक है, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मध्य एशिया माना है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है, गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस माना है, और गाइल्स ने, ये जो विद्वान थे, इन्होंने माना है हंगरी। ठीक है, यानी कि आर्यों का जो मूल निवास था मध्य एशिया हो सकता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी रूस और हंगरी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वैदिक कालीन समय में ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी को कहा जाता था? ठीक है, जो ऊपर वाला यानी कि कमर से ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र था उसको क्या कहते थे, ये पूछा गया है। ठीक है, उसको बोलते थे अधिवासस। ठीक है, जो कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था, ये चादर जिसे बोलते हैं, ओढ़नी हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसको बोलते थे ऋग्वैदिक कालीन में अधिवासस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, सूदखोर, पतवार और नाविक के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता था? ठीक, क्या क्या बोलते थे इनको ऋग्वैदिक काल में? सबसे पहले देखेंगे बढ़ई को तक्षा। ठीक है, बढ़ई को तक्षा, सूदखोर को वैकनाट, पतवार को अरित्री और नाविक को अरित्री बोलते थे। ठीक है, पतवार को अरित्र बोलते थे और नाविक को अरित्री बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना जैसे जन्म, गृह त्याग, ज्ञान और निर्वाण से संबंधित प्रतीक हैं। आपको प्रतीक बताना है कि जब जन्म हुआ तो क्या प्रतीक था, गृह त्याग में क्या प्रतीक यूज किया गया, और ज्ञान में और निर्वाण में कौन से प्रतीक यूज किए गए हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखेंगे, जन्म को कमल या सांड से दर्शाया गया। ठीक है, कमल खिला हुआ है या सांड से दर्शाया गया है बुद्ध के जन्म से। ठीक है, घोड़ा को दर्शाया गया है गृह त्याग से, और ज्ञान पीपल, ठीक है, ये बोधि वृक्ष जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और निर्वाण को दर्शाया गया है पद चिन्ह से। ठीक है, अगर पद चिन्ह दिखते हैं तो वो निर्वाण को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमुख जैन तीर्थंकर ऋषभदेव
मल्लिकानाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। ये कई बार ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। मल्लिकानाथ पे पूछे थे, कभी ऋषभदेव पे, कभी पार्श्वनाथ पे और कभी महावीर स्वामी से संबंधित प्रतीक चिन्ह पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ऋषभदेव का जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, 24 जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उसमें से ऋषभदेव हैं जिसका प्रतीक है बैल, मल्लिकानाथ का है कलश, पार्श्वनाथ का है सर्प और सिंह, ठीक है, सर्प, और महावीर का सिंह है, ठीक है, सॉरी, पार्श्वनाथ का है सर्प। इस तरह से याद करना है, हमने ऐसे याद किया था कि सर्प पे ये रा चढ़ा हुआ, पार्श्व पे भी रा चढ़ा है, तो ठीक है ये सर्प है, इस पे हो गया, और महावीर का है सिंह, ठीक है, महावीर स्वामी का क्या है, सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, पोटागई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई में से कौन अलवार संत नहीं था? आपको बताना, ये संत हुए हैं, इनमें से कौन से हैं जो अलवार संत नहीं थे? वो कौन से नहीं थे? तिरुज्ञान नहीं थे, ठीक है, तिरुज्ञान जो अलवार संत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है, ठीक है, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, ठीक है, किससे संबंधित है? उज्जैन से, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आ जाएगा हिस्ट्री से ही संबंधित है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, नेशनल मूवमेंट से संबंधित है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, पहले हम इसको जूम कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, यानी कि पोर्तुगीज को स्वाली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने, ठीक है, किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वॉन्डीवॉस युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली, ठीक है, ये तो सभी को रटा हुआ होगा, ठीक है, सभी को रटा हुआ होगा ये काउंट लाली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, कौन से? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 नवंबर 1858 को महामारी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, महामारी कहाँ से हो जाएगा, महारानी है, ठीक है, यहाँ गलत कर दिया इन्होंने, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, ठीक है, सॉरी महामारी लिख दिया उन्होंने, हम भी पढ़ लिए महारानी, ठीक है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, कि सुनाया गया था कब, किसने सुनाया था? अगर ये पूछा गया तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ठीक है। 1858 में जो किंग विक्टोरिया हैं, ठीक है, उनका जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनका जो लॉर्ड कैनिंग ने जो घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कई बार मिस प्रिंट हो जाता है, महामारी लिख दिया महारानी को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ठीक है, करजन के जो प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी, लेकिन की किसने थी? जीके गोखले ने, ठीक है, किसने की थी? जीके गोखले ने की थी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी, कब की गई थी? जो भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था थी एवं रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ठीक है, इसको शुरू की गई थी कहाँ सबसे पहले? बंगाल तथा मद्रास में, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? बंगाल और मद्रास में ये सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं ग्वालियर में है, ठीक है, कहाँ पे है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट चलेंगे कुछ और बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख समाचार पत्र द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र है, एक तो है द लीडर, एक है द नेशनल हेराल्ड और एक है द पायनियर। इनके संस्थापक कौन कौन थे आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे, सबसे पहले जो न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था द लीडर, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, द नेशनल हेराल्ड के थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, याद रखिएगा। और द पायनियर के जो संस्थापक थे जॉर्ज एलन थे, ठीक है, कौन से थे? जॉर्ज एलन थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, पेन ले लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है? राजा राम मोहन राय की समाधि है, सभी जानते हैं कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम थोड़े से
इरेज करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। कहाँ पे है पता नहीं क्यों उल्टा पेन चल रहा है यार। कहाँ पे है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रमुख संस्थाएं जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग और सेवा समिति के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। जो प्रमुख संस्थाएं थी जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग और सेवा समिति के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। इसे देखेंगे, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कई बार पूछे गए, इसके जीके गोखले थे प्रवर्तक, ठीक है। और सोशल सर्विस लीग इनके NM जोशी थे और सेवा समिति के जो प्रवर्तक थे HN कुजरू थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ देंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन अब बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, ब्रिटिश भारत में कौन सा चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है ब्रिटिश भारत में कौन सा ऐसा चार्टर है, ठीक है, कौन सा ऐसा अधिनियम है जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा था वो, चार्टर अधिनियम 1833 में, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सारे अधिनियम पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है, कहां से किया है, इनकी अपनी 3 अनुसूचियां हैं, सभी जानते हैं। एक तो संघ सूची होती, राज्य सूची होती है, एक होती संवर्ती सूची, ठीक है। स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इसमें से आपको बताया है जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसकी जो अवधारणा को हम कहाँ से लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान कई देशों से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, भारतीय संविधान के विषय जैसे पंचायतें, निर्वाचन, आपात उपबंध और संविधान का संशोधन किस भाग से यानी किस पार्ट या भाग से संबंधित है, ठीक है। ये हमेशा एवरी ईयर एक क्वेश्चन इससे बनता है, इसके पार्ट से, इसके यानी भाग से, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जो पंचायतें हैं, ठीक है, पंचायतें हैं ये देखेंगे भाग 9, ठीक है। और निर्वाचन सभी जानते हैं भाग 15, आपात उपबंध देखेंगे 18 में है और संविधान संशोधन देखेंगे तो 20 में है, ठीक है, भाग 20 में है, पार्ट 20 में है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, जो पार्ट अपने 22 है और 22 किस किस से संबंधित है ये जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ऐसे रिवाइज करना है कि कैसे भी पूछ लें आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, भारत का महान्यायवादी सहकारी समितियों का संवर्धन और राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी सहकारी समितियों का संवर्धन और राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 76 से, ठीक है, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। वही बात करें सहकारी समितियों का संवर्धन तो ये मिलेगा आर्टिकल 43 ख में, ठीक है। और राज्यसभा की संरचना तो अभी सभी जानते हैं ये आर्टिकल 80 में है, ठीक है। किसमें है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 80 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर है 26, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा किस अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। यानी कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रों का जो विस्तार है ये किस अनुसूची में दिया गया है, सभी जानते हैं संघ सूची में। और ये किससे संबंधित है, कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची है, ठीक है। कौन सी है, पहली अनुसूची है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 27, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में से भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर है, क्या अंतर है बताइए, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है न्यायिक समीक्षा होती है और द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है जैसे कि भारत में है, इसमें भारत और ब्रिटेन की अगर आपसे पूछा जाए, कंपेयर किया जाए तो इसमें संसदीय जो शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या होगा, ठीक है। आप देखेंगे न्यायिक समीक्षा, ठीक है, क्या होगा, न्यायिक समीक्षा भारत में हो सकती है लेकिन आप देखेंगे ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर होगा, किसका अंतर है, न्यायिक समीक्षा का। बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, द्विसदनात्मक वहां भी व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन क्या है, जुडिशियल जो रिव्यू है वो भारत में होता है लेकिन वहां पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, ठीक है।
ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, ठीक किसने ये कहा, सबके अलग अलग स्टेटमेंट जिसने जो भी कहा है, देख जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी कई कोटेशन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 को लेकर। इस तरह से इन्होंने पूछा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, इम्पीचमेंट लॉ है जो भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है, अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 30, बात करेंगे आर्टिकल 123(2) का के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 123(2) का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, ठीक है, राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी कर देते हैं उसको कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, ठीक है, कितने समय तक, 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर इसे रखा जाना आवश्यक है। उसके बाद इसका अनुमोदन होना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ये अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्या है, 6 सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता। नेक्स्ट जो हमारा, एक मिनट बच्चे, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा आता है पर्यावरण एवं जैव विविधता, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, हाँ ठीक है, इरकोनिया, ट्रैम्पा, बोल्फिया और एजोला में से किस घास को भारत में बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, इरकोनिया को ही जलकुंभी कहते हैं, ठीक है, इरकोनिया को ही हम जलकुंभी कहते हैं। और ये जलकुंभी आपने देखा होगा जहां भी वाटर बॉडीज वगैरह होती हैं, जो स्थायी वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो रनिंग नहीं होता है, जिनका पानी बहता हुआ नहीं है, तो वहां पे जो जलकुंभियां ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आप तालाब में देखें, पॉन्ड्स में देखेंगे, पूरा का पूरा वो कवर हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बंगाल का आतंक, ठीक है। जलकुंभी से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, और नीचे जो सर्वाइव करने वाले हैं वाटर एनिमल, वो अधिकांश डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं बंगाल का आतंक, ठीक है, जलकुंभी को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, और ये बताइएगा ये जलकुंभी है, ये भारत से नहीं, कहाँ से लाया गया है ये पौधा, ठीक है, कहाँ से लाया गया, क्योंकि ये इसका मूल जो स्थान भारत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी, ठीक है, आपको बताना किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है, ये है MS स्वामीनाथन, ठीक है, कौन से हैं, MS स्वामीनाथन को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 33, नामदफा, बांदीपुर, पेरियार तथा लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य किन राज्यों में अवस्थित हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। नामदफा सभी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार केरल में है, जो कि पेरियार केरल में मोस्टली आप देखेंगे हाथियों के लिए जाना जाता है पेरियार, ठीक है, और लामजाओ मणिपुर में है, जहाँ पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। तो कहाँ पर, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में है, और लामजाओ कहाँ पे है, मणिपुर में है, ठीक है, लोकटक लेक है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, किसको जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 34। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है, जरा से स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी फटाफट पेज पे आते हैं, ओके, ठीक है, अपने पेज पे आ गए, पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ठीक है, अभी बता रहे, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस और ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सबकी डेट पूछ ली गई है, कब कब मनाया जाता है, ठीक है, सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ये शायद कभी कभार याद नहीं रहता, याद रख लीजिए, 31 मई यानी कि 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस ये 5 मई को, और 16 सितंबर है ओजोन डे,
ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और बहुत बार ये पीसीएस का फेवरेट है, ठीक है। पीसीएस का, यूपी पीसीएस का ये फेवरेट है, ठीक है। पता नहीं उसे क्या लगाव है, रोज देखेंगे, रोज ही क्या बोलेंगे, एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर जब भी एग्जाम होता है एक क्वेश्चन ही जरूर होता है ओजोन से, ठीक है, होता है ना, ओजोन से होता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 31 मई को, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 36। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो टाइलर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस शहर में, ठीक है, भारत के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है, कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 38 है, एग मार्क एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रांडिंग एंड मार्किंग एक्ट भारत में कब लागू किया गया, ठीक है। आपको बताना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रांडिंग एंड मार्किंग एक्ट भारत में कब लागू किया गया है, ये किया गया है 1937 में, ठीक है। कब किया गया है, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर है 39, कॉपर, लेड, कैडमियम और मरकरी में स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, कौन सा है, यह है लेड, ठीक है, यह है लेड है। कॉपर है और लेड में और कैडमियम में और मरकरी में बताना था कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु कौन सा है, जिसमें जो हानिकारक नहीं वो है लेड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 40, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कैसे प्रदूषक का कारक है, ठीक है। कौन से प्रदूषक का कारण है, ऊष्मीय प्रदूषक का कारण है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 41 और 41 पे क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहले देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछा गया है समप्राह मैदान यानी कि पैनी प्लेन का निर्माण किसके द्वारा होता है, ठीक है, ये नदी के द्वारा होता है। पैनी प्लेन का जो निर्माण होता है नदी के द्वारा होता है। ये हम ज्योग्राफी की क्लास जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम देखेंगे, ये क्लास जो होगी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारा कुछ हम बताएंगे किस तरह से किसका निर्माण होता है, ठीक है। तो उसमें अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 42 यानी कि कौन से चैनल पे, ज्योग्राफी अध्ययन पे, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 42, एड्रियाटिक सागर की रानी, लॉरेन कोयला क्षेत्र, वेस्ट मिडलैंड्स और टुला किन देश से संबंधित नाम यानी क्षेत्र या रीजन है, आपको बताना है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर की रानी इटली वेनिस को बोलते हैं, ठीक है। लॉरेन जो कोयला क्षेत्र है फ्रांस में है और वेस्ट मिडलैंड्स है ये बर्मिंघम में है, ठीक है, बर्मिंघम में है। और टुला जो टुला है क्षेत्र है ये रूस में है, ठीक है। ये सारे किससे संबंधित है, ये सारे क्षेत्र हैं इटली, जो एड्रियाटिक सागर की रानी इटली वेनिस को बोलते हैं। लॉरेन कोयला क्षेत्र है फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स है ये बर्मिंघम में है और रूस में कौन सा आता है, टुला क्षेत्र है जो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 43 है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट, ठीक है, आइसोहाइट। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, रोटरडम, इगारका, मोंटेविडियो और जकार्ता बंदरगाह किस देश में अवस्थित है, ठीक है। रोटरडम, इगारका, मोंटेविडियो और जकार्ता बंदरगाह किस देश में अवस्थित है, ठीक है। रोटरडम तो आप पता है नीदरलैंड में है, ठीक है। इगारका रूस में है, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, ठीक है, और मोंटेविडियो की कैपिटल भी है। और जकार्ता है इंडोनेशिया, ठीक है। ये जकार्ता जो बंदरगाह है, ये सब पोर्ट हैं, ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ठीक है। ये जकार्ता बंदरगाह है किसमें है, इंडोनेशिया में है। रोटरडम नीदरलैंड में, इगारका रूस में, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 45, कैनेडियन पैसिफिक, ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, ठीक है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, ये मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच चलती है, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, प्रमुख वैश्विक खनिज जैसे कि, ठीक है, जो वैश्विक खनिज क्षेत्र हैं जैसे हम देखेंगे डॉनवास, ठीक है, डॉनवास, वेनिस, मैसाम्बी, मौसुल और ट्रांसवाल किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बताइए। डॉनवास, वेनिस, मैसाम्बी, मौसुल और ट्रांसवाल किन खनिजों जो मिनरल्स के लिए फेमस हैं, आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे डॉनबास है ये कोयला क्षेत्र है, ठीक है, और आप कितने बार ही पूछ चुके हैं, ये कहाँ पे है, डॉनबास जो यूक्रेन, ठीक है,
मुझे भी स्किप हो रहा था दिमाग से, यूक्रेन में स्थित है डॉनबास कोयला क्षेत्र, ठीक है। और बात करें अगर हम मैसाम्बी, ठीक है, मैसाम्बी तो ये है स्थित है लॉयस्क, ठीक है, लॉयस्क के लिए। मौसुल खनिज तेल है, और बात करें ट्रांसवाल की तो ये सोना के हैं, ठीक है, सोना इसमें मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कोरधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? पेडजोल कहा जाता है, ठीक है, पॉडजोल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 48, अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा है? स्कैंडिनेविया, ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप भी है, जहां पे आप देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये जो रीजन है ये कौन सा प्रायद्वीप है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, ठीक है। और अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए जाना जाता है? लैप्स जो ट्राइब्स है रहती है वो स्कैंडिनेविया में रहती है, ठीक है, कहाँ पे रहती है? स्कैंडिनेविया में रहती है, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 49, किर्गिज, बुशमैन और एनु जनजाति से संबंधित प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, आपको बताना है ये कौन सी जनजातियां हैं, कौन सी ट्राइब्स हैं, इनसे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होंगे। किर्गिज, बुशमैन और एनु कहाँ कहाँ पे इनका निवास स्थल है? देख लेंगे, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया की है, ठीक है, और बुशमैन सभी जानते हैं कालाहारी है डेजर्ट, और एनु जनजाति संबंधित है जापान से, ठीक है, कहाँ से? जापान से संबंधित है, ये ट्राइब्स हैं, ठीक है, किर्गिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी एंड एनु ट्राइब्स जापान से संबंधित है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 50, हेकोस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम तापमान पर, ठीक है, हेकेस्टोथर्म जो पौधे होते हैं जो बहुत कम तापमान पर भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हेकेस्टोथर्म प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है, और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन इसमें बनेंगे। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51, किसे नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ठीक है, किसे नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? द्वितीय अवस्था में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ये सब समझाने से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की जनगणना के अनुसार किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, कौन से वर्ग के होते हैं? वर्ग 4, 5 और 6, ठीक है, ये वर्ग के लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्रिक संगठन किस वर्ष से ब्रिक्स नाम से जाने जाने लग गया? ठीक है, कब से जाना जाने लग गया? 2010 से, ठीक है, जब से साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया है, ठीक है, ब्रिक्स में। पहले ब्रिक था, फिर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 54, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार एवं जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, IMF द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, IMF द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 55, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? ये PCS का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ये है शेयर मार्केट से यानी कि शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है, तेजड़िया यानी कि मंदड़िया जिसे भी बोलते हैं, बुल और बियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ये RBI के द्वारा बेचे जाते हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये की थी केलकर समिति ने। कौन सी समिति? समिति है जरूर आपको याद कर लेनी है, रंगराजन समिति है, केलकर समिति है, और एन जो अभी हमें समितियां भी याद नहीं आ रही, केलकर समिति है, रंगराजन समिति है और शक्तिदान कमेटी है, ये सारी आपको याद करनी है, किसने क्या क्या यानी कि रिकमेंडेशन भेजे हैं, क्या क्या सुधार किए हैं, ये जरूरी है याद करना, ठीक है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये की थी केलकर समिति ने, ठीक है, किसने की थी? केलकर समिति। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर है 58, देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक बनिए रहेगा, ठीक है, पूरा क्लास देखना आप लोगों को, ठीक है। कहीं अगर आप मिस कर दिया वो क्वेश्चन पूछ लिया तो 1 नंबर से जिसका रुकता है वो दर्द वही जानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर है 58, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से, ठीक है। भारत को जो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है किससे संबंधित है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, उत्पादन नीति
कर नीति, विदेश नीति और ब्याज दर नीति में से कौन राजकोषीय नीति का भाग है? वो कौन सा है? राजकोषीय नीति का भाग है कर नीति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र के विकास हेतु सिफारिश देने से था? ये कौन सा था? हथकरघा। किसका विकास करना है? हथकरघा का। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है समान विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर है 61, यानी कि क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। गैसोहॉल ईंधन में एनहाइड्स एथेनॉल एथिल अल्कोहल जिसे बोलते हैं, तथा गैसोलीन पेट्रोल जो होता है उसका मिश्रण किस अनुपात में होता है? किस रेशियो में होता है? 10:90 के अनुपात में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर है 62, शहद के प्रमुख घटकों को उनकी प्रतिशत मात्रा के आधार पर आरोही क्रम पर बताना है। ठीक है। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी कि घटते क्रम में। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फ्रक्टोज होता है, 38% इसकी मात्रा होती है। ग्लूकोज में देखेंगे 31 होती है। जल 70% होता है। मॉल्ट जो माल्टोस है हमें 7% होता है, और सुक्रोज होता है 1% होता है। ठीक है। इस शहद के प्रमुख घटकों में उनकी प्रतिशत मात्रा के आधार पर आरोही क्रम होता है। ठीक है। जो फ्रक्टोज होता है 38%, ग्लूकोज 31%, जल होता है 17%, माल्टोस होता है 7% और सुक्रोज होता है 1%। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 63, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में से किस कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ठीक है। नाइट्रिक अम्ल होता है और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, किसे जो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को कार की बैटरी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 64, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और पेलियोबायोलॉजी में से किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और पेलियोबायोलॉजी में से किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है। आइए देख लेते हैं किसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो पक्षी विज्ञान है ये। ठीक है। इसका अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। जेनेटिक्स में सभी जानते हैं वंशागति का, हेराइडगी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इकोलॉजी में पर्यावरण से संबंधित, और पेलियोबायोलॉजी है जीवाश्म से संबंधित। ठीक है। यानी कि ऑर्निथोलॉजी का अगर पूछ लिया जाए तो पक्षी से विज्ञान है ये, जेनेटिक्स से वंशागति है, हेरार्की है, इकोलॉजी है पर्यावरण, और पेलियोबायोलॉजी है जीवाश्म। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 65, यह किसका मत था? क्या था? यह किसका मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है? किसका था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। किसका था? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, ऊंट अपने किस अंग में जल का संग्रह करता है? ठीक है। इंटेस्टाइन में। ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। किसमें? इंटेस्टाइन में जो अपना जल का संग्रह करता है, वाटर का जो स्टोर करता है, वो करता है इंटेस्टाइन में करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 67, आर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? ठीक है। बताइए। ठीक है। ये एक अलग से टॉपिक आ गया, अभी तक ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा। आर्गो, ABCD सारे अपने विटामिन पढ़ लिए होंगे। ठीक है। लेकिन डी में आपने D1, D2, D3 ये नहीं पढ़े होंगे। बी में तो पढ़े हैं, जो बी कम्प्लेक्स विटामिन होते हैं 12 तक, वो तो पढ़े होंगे। लेकिन आर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये D2 को बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल D3 को बोलते हैं। ठीक है। D3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 68, दूध का सफेद रंग होता है कैसीन से। ठीक है। कैसीन के कारण ही दूध का रंग क्या दिखता है? व्हाइट कलर। ठीक है। दूध का जो रंग होता है व्हाइट दिखता है कैसीन से, सफेद रंग का कारण, क्योंकि कैसीन का जो कलर होता है व्हाइट कलर का होता है, इसलिए दूध भी व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 69, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है एल्वियोली। ठीक है। फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय का स्थल है वो किसके द्वारा है? एल्वियोली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 70, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होगी तो क्या होगा? जो श्वास, जो हम ब्रीथिंग का जो लेवल है तेज हो जाएगी। ठीक है। तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 71, और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आ जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इसमें क्वेश्चन बनेंगे, और ये आप देखेंगे सीसेट में क्वेश्चन इससे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक। ठीक है। कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका? अरस्तु का है। ठीक है। किसका? अरस्तु का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, फिजियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का ज्ञान। ठीक है। फिजियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है कि हमें आत्मा का ज्ञान हो। ठीक है। अपने आप को पहचानो। नेक्स्ट देखेंगे निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। ठीक है। जब निरीक्षण विधि का
काम होता है तो क्या होता है, दूसरों का अध्ययन करना ही निरीक्षण विधि होता है। नेक्स्ट 75 देखते हैं, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। ठीक है, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। ठीक है, मानव व्यवहार की जो शैक्षणिक परिस्थितियां हो उनका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करना है किसी का तो कितने पक्ष होंगे? 3 पक्ष होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 79, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। यह कथन है किसका है? शंकराचार्य का। ठीक है, किसका है? शंकराचार्य का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 है, किसके अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है? यह है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, यानी कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अगर हम अभिव्यक्त कर सके तो किसके माध्यम से करेंगे? जब हम शैक्षिक होंगे, जब हम एजुकेटेड होंगे। ठीक है, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा संप्रेषण और संचार। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 81 है और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? संप्रेषण और संचार, यानी कि कम्युनिकेशन एंड ठीक है, यहाँ कम्युनिकेशन इसके से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि संप्रेषण और संचार से संबंधित क्वेश्चन है। और ये सीसेट में देखेंगे, सीसेट में चाहे वो यूपीएससी का सीसेट हो या फिर यूपीपीसीएस का सीसेट हो, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप ये इसमें से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, संप्रेषण और संचार से। ठीक है, डिसीजन मेकिंग से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 81, संचार साझेदारों का चयन किन कारकों से प्रभावित होता है? संचार साझेदारों का चयन किन कारकों से प्रभावित होता है? ये होता है निकटता से, उपयोगिता पे, अकेलापन से। ठीक है, संचार के साझेदार का चयन, जो संचार हम किसी से कर रहे हैं उसमें अगर जो हम साझेदार बना रहे हैं, किसी को हम अपने साथ ऐड कर रहे हैं, तो उसकी जो फैक्टर होंगे, ठीक है, जो कारक होंगे, किससे प्रभावित होंगे? वो होंगे निकटता क्या है आपकी, उपयोगिता कितनी है आपकी, और आप अकेले हैं या फिर आपको जरूरत है या नहीं। ठीक है, ये इसमें मेन फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, संप्रेषण का मूल उद्देश्य है। जो संप्रेषण का मूल उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यक्तियों या समूहों के बीच अर्थों को साझा करना। ठीक है, संप्रेषण का मूल उद्देश्य है व्यक्तियों या समूहों के बीच अर्थों को साझा करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, कैसा संचार कार्यस्थल में कर्मचारियों को विचारों और चिंताओं को साझा करने की अनुमति देता है? यह है खुला संचार, यानी कि ओपन अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा? हमारे जो कर्मचारी विचार होंगे और चिंता है उनको हम एक दूसरे से क्या कर पाएंगे? शेयर कर पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या कर पाएंगे? हम शेयर कर पाएंगे। 1 मिनट बच्चे, थोड़ा अभी स्क्रॉल कर लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83-4 पर चलने से पहले हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये जूम करते हैं आप लोगों के लिए। अगर मोबाइल में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखने में कहीं आप ऐसा ना कहें कि मैम हमको बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको जूम कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 84 है, जीपीआरएस। ठीक है, जीपीआरएस संचार का एक कैसा माध्यम है? ठीक है, आपको बताया कि जीपीआरएस संचार का कैसा माध्यम है? ये तार रहित है, वायरलेस है। ठीक है, वायरलेस माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रभुत्व, निष्क्रियता और समझ में से प्रभावी संचार में शामिल होता है। क्या होता है? समझ। सबसे पहले आपको समझ बनानी पड़ेगी। ठीक है, ना तो आप किसी कंट्रोल कर पाएंगे, ना निष्क्रिय हो गए। जब आपकी समझ होगी एक दूसरे के प्रति, तब आपका कम्युनिकेशन बन पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 है, कक्षा संचार का आधार है सामाजिक पहचान। कक्षा संचार का आधार है आपकी सामाजिक पहचान होनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत से एक समीपस्थ क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत से एक समीपस्थ क्षेत्र का निर्माण होता है, वो क्षेत्र होता है विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु को विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में उपयोग करना कहा जाता है माइंड मैपिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, अधिकतर शिक्षक छात्र संचार होता है उपयुक्तवादी। ठीक है, जो शिक्षक और छात्र के बीच जो संचार होगा वो उपयुक्तवादी ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, प्रभावी संचार में बाधाएं क्या है? ठीक है, अगर आप प्रभावी संचार किसी से करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और उसमें देखेंगे कि रुकावटें क्या हैं। ठीक है, क्या होगी? नैतिकता है, वो भी आलोचना है, ये भी है, संतावना की जो टिप्पणियां हैं ये भी रुकावट की बाधाएं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है
91। और यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट है वो आता है कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे शामिल होंगे। 91 है कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई प्रहा कहलाती है। स्मृति मानी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी की जो इकाई है वो कहलाती है बाइट, ठीक है। क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में से किस पर एक साथ कई प्रयोक्ता लॉग इन कर सकते हैं, मेन फ्रेम पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है कंप्यूटर के किस प्रकार के एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों विशेषताएं होती हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर में होती है, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल जो विशेषताएं होती हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इसमें दोनों में होती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 94 है ऐसी डिवाइस जिसका प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। कोई होती है इनपुट, जैसे हम उसमें डेटा डाल रहे हैं और जब उसका कंप्लीट कोई आउटपुट निकल रहा है उसे बोलते हैं आउटपुट, जब उसका कोई रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 है कंप्यूटर की किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, ये मॉनिटर को कहते हैं, ठीक है, मॉनिटर को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणना के लिए किस भाषा का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है? फॉर्ट्रॉन भाषा होती है, ठीक है। कबूल होती है, फास्कल होती है, फॉर्ट्रॉन भाषा होती है, ये वैज्ञानिक इंजीनियरिंग संगठन के लिए उपयुक्त भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेट पर किस सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला यूनिक एड्रेस कहलाता है? यूआरएल। यूआरएल ये एड्रेस होता है जो किसी भी सर्वर सेवा को, किसी भी, आप देखेंगे यूआरएल जो एक पेज आता है वो किसी भी सेवा को यानी कि किसी इंटरनेट सर्विस को व्यक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 है कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहा जाता है बस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर अशुद्धि को कहा जाता है बग, ठीक है। बग यानी कि जो बग मीन्स होता है अशुद्धि, ठीक है। बग मीन्स होती है अशुद्धि कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, इसी बोलते हैं क्या? बग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है प्रोलॉग, ठीक है। पंचम पीढ़ी की जो कंप्यूटर की भाषा उसे बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 101 और यहाँ से एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे और पीसीएस में फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101, भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और गुलाबी क्रांति से संबंधित नेतृत्वकर्ता कौन है? देखिए भारत में जो हरित क्रांति है इसे एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है, इनके जो नेतृत्वकर्ता है। श्वेत क्रांति है वर्गीज कुरियन जी हैं और गुलाबी क्रांति के देखेंगे दुर्गेश पटेल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो गुलाबी क्रांति के हैं जो नेतृत्व करता है वो दुर्गेश पटेल जी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 102, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? ठीक है, आप जानते हैं कितनी अपने क्रॉप्स होती है, 3 होती है, खरीफ, जायद और रबी, ठीक है। और खरीफ की जो फसल होती है वो सितंबर से अक्टूबर के मध्य इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर के मध्य इसके महीनों में इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 103, रत्ना, हेमा तथा राजेश्वरी किन फसल की प्रमुख किस्में हैं? ठीक है, रत्ना, हेमा, राजेश्वरी ये फसल की है धान की, ठीक है, धान की फसलें हैं। नेक्स्ट देखेंगे इनकी वैरायटी है। नेक्स्ट देखेंगे 104, फसल को उगाने के आधार पर चाय, कहवा और रबड़ कैसी फसलों के उदाहरण है? ये रोपड़, ठीक है, इनका क्या किया जाता है? ये रोपड़ किया जाता है, चाय का भी, कहवा का भी और रबड़ का भी, ठीक है, रोपड़ कृषि के उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे यानी कि इनकी अलग से प्लांट नर्सरी बनाई जाती है, फिर इनको प्लांट्स को वहां से निकाल के अलग उनको लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105, पहाड़ों के ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु किस प्रकार की कृषि की जाती है? सीढ़ीदार या फिर सोपानी कृषि बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो पहाड़ होते हैं वहाँ मृदा के अपरदन को रोकने के लिए इस तरह से आपने देखे होंगे, इस तरह सीढ़ी बनी होती है और इस तरह से उनकी कृषि की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चावल वगैरह होंगे, जिससे कि अगर हम इसको सोपानी कृषि बोलते हैं कि जैसे मिट्टी अगर पहाड़ों से धुलकर आ रही, बहकर आ रही, तो इन धीरे धीरे यहाँ पे जमा हो जाएगी, फिर नीचे पानी जाएगा यहाँ पे इस तरह मिट्टी के कटाव को बहुत अधिक मात्रा में हम रोक सकते हैं, ठीक है। अगर वर्टिकल करेंगे तो मिट्टी की सीधी सीधी नालियाँ बन के पूरी मिट्टी बह जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि बोलते हैं या फिर बोलते हैं सीढ़ीदार कृषि, ठीक है। आपने देखा होगा तो आप गए होंगे घूमने हिल स्टेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 106, तरबूज, सोयाबीन, मक्का और पटसन में से कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है? ठीक है, जायद मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? ज्यादा पानी होता है, जायद का मतलब ज्यादा पानी होगा, ठीक है। तो तरबूज, ठीक है, कौन उगाई जाती है? तरबूज। सोयाबीन तो नहीं उगाई जाती, ठीक है। मक्का और पटसन ये भी नहीं उगाए जाते, क्या उगाई जाती है? तरबूज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, भारत में नीली क्रांति, पीली क्रांति और गुलाबी क्रांति के संबंध है, ठीक है। आप बताएं, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन और पिंक रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे आप बताइए? नीली क्रांति मत्स्य पालन से, फिशरीज से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से यानी कि तेल के उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन से है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 108। सामाजिक स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना तथा उनकी व्यवस्था करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी। ठीक है, अब तक वानिकी आपने देखा होगा। सामाजिक वानिकी यानी कि सामाजिक स्वामित्व वाली जो भूमि है उस पर पौधे उगाना, जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उस पर पौधे उगाना, इस व्यवस्था को बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है, वो जो कौन सी पद्धति है अभी कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन सी पद्धति के द्वारा ये उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 108। क्वेश्चन नंबर चलते 109 पर। ठीक है, फटाफट से अपने क्लास एंड करेंगे, हम अपने बढ़ रहे हैं एंडिंग की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है क्या? 109। ओके, ठीक है, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है? कितनी है? 127। ठीक है, कितनी है? 127। 110 है क्वेश्चन हमारा, कनेरा का मैदान, दक्कन के पठार और कोरोमंडल मैदान में से कहाँ अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ठीक है, आप देखिए कि जो कनेरा का मैदान है या दक्कन का पठार है और कोरोमंडल मैदान है, वहाँ पे कहाँ पे अत्यधिक असिंचित खेती, यहाँ पर जहाँ सिंचाई नहीं होती है वहाँ कौन से? दक्कन के पठार में होगी। ऑब्वियस बात है कि कहाँ पे होगी? दक्कन के पठार में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डेक्कन प्लेटू जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 111 और यहाँ से हमारे जो सब्जेक्ट आ रहा है स्पोर्ट्स आता है। ठीक है, यानी खेलकूद यानी स्पोर्ट्स, बहुत संबंधित इससे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। आपको पसंद है तो भी, ना पसंद हो तो भी, ठीक है, स्पोर्ट यानी खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 111। नई दिल्ली हाफ मैराथन, नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जीतने वाले एलेक्स मटाटा का संबंध किस देश से है? ये है कीनिया से। ठीक है, केनिया से यानी कि कीनिया से है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 112, सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से है। ठीक है, सभी जान गए हैं कहां से है? हॉकी से है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 113, 12वां एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 भारत ने किस देश की टीम को हराकर जीता है? ये दक्षिण कोरिया की जो टीम थी उसको हराकर जीता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 114, 19वां सुधीर रमन कप। ठीक है, ठीक है, 19वां सुधीर रमन कप जो है 2025 के विजेता को और उपविजेता है। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी कि 19वां सुधीर रमन कप 2025 के विजेता और उपविजेता कौन से हैं? देखेंगे चीन है और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, चीन है और दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 115, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? ये डालता है मुक्केबाजी पर। ठीक है, मुक्केबाजी पर, ये रूल्स हैं इनके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 116, ईरानी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, सभी जानते हैं, और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 117। ठीक है, रेडर किस खेल से संबंधित शब्दावली है? कबड्डी। ठीक है, किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, हिटिंग बिलो द बेल्ट। ठीक है, हिटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से प्रयुक्त शब्दावली है? मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 119, फुल मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? यानी कि फुल मैराथन दौड़ की जो दूरी रखी गई है ये 42.195 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 120, ब्रिज किस खेल में अपनाई जाने वाली तकनीकी है? कुश्ती में। ठीक है, कुश्ती में जो तकनीकी है ब्रिज वो अपनाई जाती है। अब यहाँ से संबंधित क्वेश्चन 121 पर चलने से पहले मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि विविध से संबंधित क्वेश्चन होंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121, इंडिया बॉय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा किस देश में मनाया जाता है? मिस्र में मनाया जाता है। भारत में भी मनाया जाता है और साथ में इजिप्ट में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 122, वर्ष 2006 में किरण देसाई को उनकी किस स्मृति के लिए यानी किस कृति के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा उनकी कृति है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किसकी है ये बुकर पुरस्कार? ये है किरण देसाई की। 2006 में इनकी जो कृति आई थी किरण देसाई के, बुकर पुरस्कार इन्हें मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 123, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। वह किस देश से संबंधित है? ये वेनेजुला से संबंधित है। किससे है? वेनेजुला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 124, 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया विदेशी पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलेस्वेटिया मिराबिलिस किस देश से संबंधित है? ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ ले, कौन सा पुरस्कार था इन्हें? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट
एशियंट बेलवर्सिया मिराबिलिस किस देश से संबंधित है? नामीबिया। ठीक है, किससे संबंधित है? और नामीबिया से संबंधित है। याद रखिएगा, ये इनका तो कुछ अलग सा पुरस्कार का नाम है, उस तरह से इसका पुरस्कार भी है। ठीक है, कुछ अलग से टिपिकल नेम है, आपको याद रख लेना है उससे किस तरह से। यहाँ पे देखेंगे मिराबिलिस है और यहाँ पे नामीबिया है, बा यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, कुछ इस तरह से लगा के याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद हम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 125। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से सेवा देते हुए अपने प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है? ये है डैग हैमरस्कॉल्ड। ठीक है, कौन सा है? डैग हैमरस्कॉल्ड जो है इनका, उससे सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 126। चंडीगढ़, कोयम्बटूर, सेलेम और नई दिल्ली में से सबसे योजनाबद्ध बस शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। ठीक है, मीन की प्लान करके जो बनाया गया जो शहर है वो है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 127। संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास इंद्र किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये भारत और रूस के। ठीक है, याद रखना, भारत और रूस के बीच इंद्र है, ये 2 वर्ष में एक बार किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और ये भारत और रूस के बीच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 128। अजंता की गुफाएं अवस्थित है, अब ये भी पूछने का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को याद है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 129। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? ठीक है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? ये हानेमैन है। ठीक है, कौन है? हानेमैन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 1 मिनट इरेज करेंगे जिससे कि ये दिखाई दे। ठीक है, कौन है? हानेमैन। ठीक है, याद रख लें, जैसा कि होम्योपैथी, हानेमैन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 130। पहली भारतीय कंपनी जिसे यूएसए नास्डॉक में सूचीबद्ध किया गया है, ये है इंफोसिस। ठीक है, कौन सी है? इंफोसिस है। ठीक है, यहीं पे हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ, 130 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फरवरी मंथ का सार संग्रह था, फरवरी मंथ का जो सार संग्रह था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। कौन सा लेके आएंगे? फरवरी मंथ का, यानी कि फरवरी महीने का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम इसमें लेकर आएंगे। ठीक है, प्रतियोगिता की मैगजीन हम लेके आ गए हैं मार्केट से, और साथ में हम जो मैगजीन क्रॉनिकल की आती है वो भी पढ़ाते हैं, वो भी लेकर आ गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो या टेस्ट सीरीज हो, वो सारी इसमें हम करा देते हैं। ठीक है, और एक अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी हम करने वाले हैं, तो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, लोगों को जोड़ें जिससे कि हमें मनोबल मिले अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। बाकी आप लोग नहीं भी करेंगे तो भी हमारी ड्यूटी रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दें। ठीक है, लंबे अंतराल के बाद ये क्लास हो पाई है, क्योंकि जैसे कि आपको हर बार रोना तो मुझे आता नहीं कि हम आपको बताएं कि क्या इमरजेंसी घर में रही है। ठीक है, क्योंकि घर के बड़े होने, जैसे हम घर पे सबसे बड़े हैं, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि जो भी कोई चीज़ घर में होती है तो उसमें हमारा जितना हो सकता है योगदान हो। ठीक है, तो इसलिए कुछ टाइम लग गया एक क्लास लेने में, लेकिन जैसे कि हमें टाइम मिला आपकी क्लास आपके समक्ष लेकर आ गए हैं। और अब क्लास रेगुलर रहेंगी, क्योंकि पता है मुझे मार्च में अब एसआई का एग्ज़ाम भी है और अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, लगातार आपका सब्जेक्ट जो भी हम लेकर आएंगे उसको कंप्लीट कराएंगे और करंट अफेयर भी कंप्लीट करा के आएंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और रिवीजन जरूर करते रहें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के नमस्कार।